हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। RKSMB के एग्ज़ाम 2022 अर्थात राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम के तहत जो नवंबर 2022 में यानी कि 3, 4 और 5 नवंबर को होने वाली जो एग्ज़ाम है उसका अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 8 के लिए गणित विषय का हल करेंगे। यह जो टेस्ट है OCR शीट पे होगा और उसमें OCR शीट पे अपने को सही विकल्प को टिक करके लगाना है और वह फिर मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से जांच होगा। मोबाइल में उसका फ़ोटो खींचा जाएगा सर के द्वारा और उसे अपलोड किया जाएगा और ऑटोमेटिक अपना रिजल्ट जो निकल के आ जाएगा। फिर उसमें जो भी अपना रिजल्ट होगा किस प्रकार से हल करना है पहले ही बता चुके हैं पहले वाले में कि कुल 15 प्रश्न होंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1 घंटे का समय होगा और विषय लिखा हुआ मिलेगा आपको। नाम आपको नोट करना है पेपर के अंतर्गत, रोल नंबर अपने लिखने पड़ेंगे। साफ साफ लिखा हुआ है कि OCR पत्रक पर दिए गए प्रश्न के सही विकल्प पर सही का निशान या ये टिक लगाना है। इस प्रकार से बॉक्स के अंदर टिक लगाया हुआ है तो यह सही चिन्ह अपने को लगाना है। OCR शीट अपने को, हाँ दूसरी बात, पेपर कब और कैसा मिलेगा तो एग्ज़ाम वाले दिन ही स्कूल में आएगा और पेपर आगे से प्रिंट होकर आएगा। जिस प्रकार से बोर्ड की एग्ज़ाम होती हैं, बोर्ड क्लासों की एग्ज़ाम होती है, उसी प्रकार से पेपर प्रिंट होकर आएगा और पेपर के साथ में ही OCR शीट आएगी। उसमें विकल्प अपने को सिलेक्ट करके सही लगाने हैं। 6वीं क्लास का और 7वीं क्लास का अभ्यास प्रश्न पत्र अलग अलग विषय के माध्यम से अपन पहले हल कर चुके हैं। उसी प्रकार से ये कक्षा 8 का अभ्यास प्रश्न पत्र है, इसको भी आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। ध्यान रहे 6, 7 और 8 तीनों क्लासों का अभ्यास प्रश्न पत्र है और ये जो टेस्ट होगा OCR शीट पे होगा। और कक्षा 3, 4 और 5 का उनका पेपर में ही टिक लगाना, अर्थात उनको OCR शीट नहीं दी जाएगी। तो इस प्रकार से हल करेंगे। क्वेश्चन में मतलब सही प्रकार से हल करते टाइम में आप रफ काम सही तरीके से हल करें और उसके बाद में अपनी OCR शीट में गलत विकल्प को चयन करने से बचें या काटापीटी करने से बचें, अनावश्यक लाइन उसमें न खींचें। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंक हैं 6, 0, 7, 9, 5 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। यानी सबसे बड़ी संख्या पूछा है। अब इसमें 5 अंक है, 6 है, 0 है, 7 है, 9 है, 5 है। इन पांचों अंकों को मिला करके सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे बड़ी संख्या होगी तो बाएं से दाएं तरफ में सबसे बड़ा अंक पहले लिखते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, पहले इन अंकों में 9 है तो सबसे बड़ा अंक 9 पहले लिखेंगे यहाँ पे। तो जैसे 9 लिखा हुआ है, 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, ए में भी है और बे में भी है, पहला अक्षर बाईं साइड में। इसके बाद में बड़ा अंक कौन सा है, 7 है तो 7 इसमें है, यानी ए वाले में है। फिर उसके बाद में बड़ा अंक है 6, 6 भी ए वाले में है। उसके बाद में 5, उसके बाद में 0। तो ये बन गया संख्या बन गई 97,650। 97,650 बन गई। इसका मतलब ये होगा कि पहले ऑप्शन में, पहले क्वेश्चन में ए उत्तर है। अब आप अपनी OCR शीट में आएंगे और OCR शीट जो भी होगी उसकी आप एंट्री करके पहले तैयार रखेंगे। यहाँ पे नाम लिखना सही, रोल नंबर स्पष्ट रूप से लिखना है, कक्षा स्पष्ट रूप से लिखनी है और विषय स्पष्ट रूप से लिखना है। पहले में क्या ऑप्शन था, ए उत्तर था। तो आप पहला क्वेश्चन ये रहा और ए वाले डिब्बे में टिक इस प्रकार से लगाना है कि डिब्बे के बाहर भी नहीं जाए और इस प्रकार से लगाना है कि जब इसको फ़ोटो खींचे तो साफ साफ तरीके से दिखाई दे सके, यानी बिल्कुल हल्का भी नहीं होना चाहिए और इतना भी गहरा नहीं होना चाहिए कि आप बार बार पेन चलाएं तो वह अपनी सीट फट ही जाए। तो उसका भी विशेष ध्यान रखना। तो इस प्रकार से स्पष्ट रूप से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर इसके बाद में 2 को हल करेंगे। मैं थोड़ा जल्दी हल करूँगा। निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है। मतलब इसमें 4 विकल्प हैं और 4 में से 3 विकल्प असत्य हैं और जो सत्य है उसे चयन करके अपने को सही उत्तर देना है। पहला है 16,224 बड़ा है 63,421 से, तो ये तो गलत बात है। ये बड़ा का चिन्ह इस प्रकार से बता रहा है ग्रेटर देन, तो ये तो गलत है, तो ये नहीं आएगा। इसमें जो सही उत्तर है आप चेक कर लीजिए। 19,009 है, ये बड़ा है किससे, 10,909 से और ये चिन्ह भी सही प्रकार से इसी प्रकार से, तो इसमें सही उत्तर से हो गया। यानी दूसरे प्रश्न में सही उत्तर है वह से है। तो अब आप इस प्रकार से क्वेश्चन, ये सैम्पल पेपर है और ये नमूने का दूसरे प्रश्न में सही उत्तर है। तो ये दूसरा प्रश्न रहा और इसमें सही वाला डिब्बा तीसरे नंबर का, इस डिब्बे में टिक लगा दिया अपन ने। ये सैंपल यानी अभ्यास प्रश्न पत्र है, वास्तविक प्रश्न पत्र नहीं है। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे प्रश्न इसी प्रकार से और ऐसे के ऐसे प्रश्न ही आएंगे, तो आप इनका अभ्यास रिवीजन बार बार करें। और वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, जो मुख्य रिजल्ट होगा उसमें भी इन नंबरों को जोड़ा जाएगा। किस अंक का स्थानीय मान सबसे कम होता है। जैसे मान लीजिए 2, 3, 4, 5, मैंने ये संख्या लिख दी, इसको पढ़ेंगे 2345।
2345। अब ये अंक हो गए, तो इनमें कौन से अंक का स्थानीय मान पूछ रहे सबसे कम होता है? तो इकाई इसको बोलते हैं, इसको दहाई बोलते हैं, इसको सैकड़ा बोलते हैं, इसको हज़ार बोलते हैं। तो सबसे कम कौन सा मान होगा? ये 5 का स्थानीय मान 5 ही होता है, 4 का स्थानीय मान 40 हो जाएगा, 3 का स्थानीय मान 300 और 2 का स्थानीय मान 2000। तो इकाई के स्थान पे जो होता है उसका स्थानीय मान सबसे कम होता है। तो इसमें तीसरे में ए उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में सही जो विकल्प है वह है ए। आपके पास पूरे 1 घंटे का समय मिलेगा पेपर को हल करने के लिए, तो आप सावधानी से हल करेंगे और कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे और OCR शीट में लिखते टाइम में सावधानी से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूर्णांक है -39 का परवर्ती पूर्णांक क्या होगा? परवर्ती, अब इस बात का समझें कि परवर्ती होता है बाद वाला। जैसे मैंने लिख दिया 2, अब 2 के बाद में क्या आता है? 3, तो ये 2 का परवर्ती हो गया 3, और 3 का परवर्ती क्या होगा? 4, 4 का परवर्ती क्या होगा? 5। तो दूसरे शब्दों में अपन ये कह सकते हैं कि परवर्ती का मतलब होता है बड़ी संख्या होना। परवर्ती का मतलब क्या होता है? बड़ी संख्या होना। जैसे 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 5 है, यानी बाद वाली बड़ी संख्या होती है वह परवर्ती कहलाती है। छोटी संख्या होती है तो पूर्ववर्ती कहलाती है। तो अब अपन ये समझेंगे कि -39 है यहाँ पे, तो -39 से बड़ा कौन सा होगा? तो अगर संख्या रेखा पे इसको लिखते हैं, जैसे यहाँ पे -39 होते हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे, इधर फिर ये इधर -38 होते हैं। संख्या रेखा आपने देखी हो तो 1 मिनट, जैसे यहाँ पे 0 होता है संख्या रेखा में, यहाँ पे 0 लिख दिया, फिर यहाँ पे -1, फिर यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, इस प्रकार चलते रहेंगे तो -38 आएगा, और -38 के बाद में -39 आएंगे। तो इस प्रकार से तो परवर्ती पूछा है, परवर्ती का मतलब होता है बड़ी वाली संख्या। तो -39 से बड़ी जो संख्या होती है वो इधर वाली संख्या होती है, यानी -38, तो ये बड़ी है। तो इसका परवर्ती जो सही उत्तर होगा ए ऑप्शन होगा -38, यानी कि चौथे क्वेश्चन में ए उत्तर हो जाएगा। तो चौथे क्वेश्चन में ए वाले डिब्बे में आपने सही टिक लगा दिया। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर आप स्पष्ट रूप से समझ के हल करेंगे तो आपको एक ही वीडियो में आसानी से पूरा अभ्यास प्रश्न पत्र समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी अभाज्य यानी 1 को न तो भाज्य माना जाता है न ही अभाज्य माना जाता है, इसके अलावा 2 जो होती है वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। तो इसमें 5वें में ब उत्तर हो जाएगा, 5वें में ब। तो ये 5वां क्वेश्चन हो गया और ब के सही टिक लगा दिया, ठीक है। इसके बाद में आगे 5 के बाद में क्वेश्चन नंबर 6, सभी संख्याओं का एक गुणनखंड होता है, यानी सभी संख्याओं का गुणनखंड करें तो कौन सी संख्या ऐसी जो सभी संख्याओं का गुणनखंड होती है? तो 1 है, सभी संख्याओं का गुणनखंड होती है। तो 6वें में ब उत्तर सही हो जाएगा, 6वें में ब उत्तर, ये लीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 210 गुणा 5 का मान किसके समान होता है? तो 210 यानी कि कोष्टक पहले हल होता है बोर्डमास के नियम के तहत है। तो 200 प्लस इसमें 10 है, तो 210 हो गए, इनको कोष्टक में पहले हल करेंगे, फिर इसको गुणा 5 से गुणा करना है। तो इसमें सही उत्तर ए ही हो जाएगा। ये 200 - 10 है तो इसको तो 190 हो जाएगा, और ये तो 190 को 5 से गुणा करने तो गलत हो जाएगा। ये 200 में 5 जोड़ 205 हुए, ये 200 + 10 हो गए, तो इसको 15 से गुणा कर दिया, इसलिए गलत हो गया। तो ये पहला उत्तर है ए वाला, तो ये सही है, यानी 7वें में ए ऑप्शन हो जाएगा इसका उत्तर। मैं इस प्रकार से कर लेता हूँ ताकि समझने में जल्दी हो जाए। 7वें में ए उत्तर हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है, फिर एक होटल में एक दिन में 350 थाली भोजन खाया जाता है। यदि एक थाली भोजन का औसत मूल्य 120 रुपये हो तो होटल की एक दिन की आय कितनी होगी? तब आप इस बात को समझें कि एक दिन में 350 थाली, एक दिन में 350 थाली, और एक थाली की जो मूल्य है वह 120 रुपये है। कितना है? 120 रुपये है। तो पूरी थालियों का कितना मूल्य होगा? तो 350 को आप 120 से गुणा करेंगे तो जो भी मूल्य होगा वह इसका उत्तर आ जाएगा।
तो 0 0 0, यानी इस 0 को 0 से गुणा करें 0, 0 को 5 से गुणा करते हैं तो 0, फिर 3 से गुणा करते हैं। इसके बाद में सेकंड नंबर पे हो जाएगा 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। और फिर 2 पंजे 10 की बिंदु हासिल की 1 2 3 6 और 1 7 है। फिर सेकंड लाइन आगे हल करेंगे तो 1 से गुणा करेंगे तो 0, और फिर 1 पंजे 5 और 1 3 3, साफ साफ हल कर लिया। सीधे सीधे में लिख के जोड़ करना है 0 0 0, 7 और 5 12 के 2 हासिल की 1 3 और 1 4। तो ये हो गए 42,000 रुपये। कितने हो गए? 42,000 रुपये। अब कौन सा ऑप्शन आता है 42,000 रुपये का? देखो ये है 42,000 रुपये, 40,000 रुपये, 35,000 रुपये और 12,000 रुपये। तो अपना उत्तर है ए ऑप्शन 42,000 रुपये। तो 8वीं में ए, 8वीं में पता लगा लिया आपने, 8वीं में क्या है? ए उत्तर। इस प्रकार से हल करना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है, भागफल के रूप में 8 प्राप्त करने के लिए 72 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए? यानी 8 से, 9 से, 1 से, 5 से, यानी अपने को भागफल 8 प्राप्त करना है। भागफल जैसे मान लीजिए ये 72 हो गई और 72 हो गई और भागफल यहाँ पे 8 आएगा, तो यहाँ पे यानी कौन सी संख्या आएगी, यानी किस संख्या का भाग देंगे यहाँ पे, ताकि 72 में भाग दे तो यहाँ पे 8 आ जाएँ। तो यहाँ पे कौन सा आएगा? तो आप यहाँ पे 9 आएंगे। ऑप्शन में देख लीजिए, तो 9 1 9, 9 का पढ़ा 8 बार बोलेंगे तो 72 आते हैं। तो 9 अंटे 72, तब जाके 8 आएंगे। तो 9 का भाग देंगे, और 9 का भाग देंगे तो 9 कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पे दे ऑप्शन में है, यानी कि 90% में दे उत्तर सही है, दे ऑप्शन। तो आप 90% में दे के टिक लगाएंगे यहाँ पे, दे के टिक लगा दिया 90% में। इसके बाद में 10वें नंबर का प्रश्न हल करेंगे। 4 और 6 के समान गुणनखंड होंगे, यानी 4 में भी जो भाग जाए और 6 में भी भाग जाए, तो 1 का और 2 का जाता है, 2 का और 3 का समान गुणनखंड, यानी 1 का भाग 4 में भी जाता है, 1 का भाग 6 में भी जाता है, 2 का भाग 4 में भी जाता है और 2 का भाग 6 में भी जाता है। इसके अलावा 3 का भाग 6 में जाता है लेकिन 2 में नहीं जाता। इसी प्रकार से 1 2 3 4 3 का भाग 4 में नहीं जाता है। इसका सही जो उत्तर होगा 2 व 3, यानी 2 का भाग 4 में जाता है और 2 का भाग 6 में जाता है। 3 का भाग इस 6 में जाता है लेकिन 4 में नहीं जाता है। तो 1 और 2, 10वीं में सही उत्तर जो होगा वह होगा 1 और 2, तो यानी कि 10वीं में ए उत्तर। दस के बाद में है प्रश्न नंबर 11। 7 की घात लगी हुई इसमें 4 और फिर भाग देना है उसमें 7 की घात है 2, इसका मान क्या होगा? मतलब यहाँ पे हल करते हैं इस क्वेश्चन को। 7 की घात 4 यानी 7 की घात 4, इसका मतलब होता है कि 7 को 4 बार लिखना है, जैसे 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार लिख दिया। अब इसमें 7 की घात 2 का भाग देना है, भाग में लिखा हुआ है मतलब नीचे 7 2 बार आएगा, यानी 1 बार गुणा 2 बार। अब नीचे वाली संख्या से ऊपर वाले का भाग पूरा पूरा लगता है तो ये कटती है। इस 7 से ये का 7 कट गया, इस 7 से ये 7 कट गया। अब नीचे तो कुछ बचा नहीं, 1 बचा है, और ऊपर भी ये ऊपर 2 7 बच गए इधर, तो 7 गुणा 7 बच गया, अर्थात 7 7 गुण 50 हो गए। यानी कि 49 मान किस में आ रहा है? तो इसमें 11वें प्रश्न में 49 आ रहा है बे ऑप्शन में। तो बे में अपना सही उत्तर करेंगे, 11वें में बे, 11वें में बे के टिक लगा दिया, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है। चाय का मूल्य चीनी के मूल्य के 6 गुने से 15 रुपये अधिक है। यदि चीनी का मूल्य x रुपये हो तो चाय का मूल्य कितना होगा? तो यानी चीनी का मूल्य x रुपये है, यानी x रुपये की 1 किलो चीनी आती है। अब ये बोल रहे चाय का मूल्य कितना है, यानी x रुपये है, तो चाय का मूल्य चीनी के मूल्य 6 गुने से, मतलब 6x, मतलब 6 बार जोड़ेंगे x को, तो ये हो गया 6x हो गया। कितना हो गया? 6x, यानी x को 6 बार जोड़ेंगे तो 6x हो गया। अब इससे 15 रुपये अधिक है, तो 6x में 15 जोड़ेंगे तो 15 अधिक है, तो 6x + 15 समीकरण बनेगा 6x + 15। तो ये कौन से ऑप्शन में मिल रहा है अपने को? 6x + 15 रुपये, यानी बे में मिल रहा है। तो 12वीं में सही उत्तर होगा वह बे होगा।
12वें में सही उत्तर है ब। इसके बाद में प्रश्न नंबर 13 में है भिन्न 1/4 को प्रतिशत में बदलिए। जैसे 1/4 है, परसेंटेज यानी कितना प्रतिशत होगा, जैसे 4 में से एक हिस्सा, 4 में से एक हिस्सा। जैसे मान लीजिए पूरे 100 रुपये हैं, पूरे 100 रुपये हैं या 100% हैं, तो उनका चौथा हिस्सा कितना होगा, 25% होगा। कितना होगा, 25% होगा। जैसे 1/4 गुणा 100 बराबर 4 का भाग देंगे तो आ गई 25 और 25 से कम 25 यानी कि 25% है चौथा हिस्सा। पूरे परसेंटेज का चौथा हिस्सा, तो इसमें 25% आ जाएगा। 13 में सही उत्तर होगा ब। 13 में सही उत्तर हो गया ब। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14। आप रफ काम या तो पेपर में जगह हो, खाली जगह रफ कार्य के लिए तो पेपर में कर लीजिए, वरना आप रफ को रफ पेज या रफ को भी पास में रख सकते हैं। अगला है एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है। जैसे ये कोई आयताकार खेत है, आयत के आकार का, इसका क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, और कितना है 100 वर्ग मीटर है। उसकी लंबाई 20 मीटर है। तो ये बता रहा है कि यहाँ पे लंबाई होती है 20 मीटर और यहाँ पे चौड़ाई बताए नहीं रखी इसने, चौड़ाई को x मान लेता है अपन ने। तन में इसके चारों ओर 20 मीटर है, तो खेत की चौड़ाई क्या होगी, यानी ये चौड़ाई बतानी है। अभी पूरा है यानी 20, यहाँ पे 25 लिख दिया मैंने, 20 है, तो चौड़ाई ज्ञात करने के लिए यानी 20 को किससे गुणा करें, यानी आयत का क्षेत्रफल निकलता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई तो दे रखी है, चौड़ाई अपने पास है नहीं, तो लंबाई गुणा चौड़ाई कैसे करेंगे, तो 20 को किससे गुणा करते हैं कि 100 आ जाए, तो या फिर भाग देंगे फिर। तो 20 में 20, 20 दूनी 40, 20 चौक 80, 20 55, यानी कि यहाँ पे 5 होंगे तभी जाके ये क्षेत्रफल 100 आएगा। यानी 20 को लंबाई को चौड़ाई से गुणा करेंगे तभी तो क्षेत्रफल निकलता है आयत का, और ये 100 होता है, यानी कि यहाँ पे 5 उत्तर आएंगे। ऐसे नहीं पता लगता है, तो आप इस 100 में 20 का भाग देंगे और 20 पंजे 100, इस प्रकार से 5 उत्तर आएगा। तो अपने क्वेश्चन नंबर 14 में जो सही उत्तर है वह है इसमें से, यानी 5 मीटर, तो से उत्तर भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में तीसरे नंबर का ऑप्शन हो गया, ये लीजिए से उत्तर हो गया। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन जो बच रहा है इस पेपर का, एक पार्क 125 मीटर लंबा और 115 मीटर चौड़ा है। मतलब आयताकार पार्क ही हो गया, लंबाई चौड़ाई अलग अलग है। एक पार्क है 125 मीटर तो लंबा, जैसे ये कोई पार्क है, ये 125 मीटर ये लंबाई हो गई इसकी, और इसके बाद में 115 मीटर ये चौड़ाई हो गई, 115 मीटर चौड़ा है। तन में इसके चारों ओर 10 चक्कर लगाता है, 10 चक्कर लगाता है, तो वह कितनी दूरी तय करेगा। मान लीजिए तन में यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे खड़ा है, यानी इस स्थान पे खड़ा है, और यहाँ पे एक चक्कर लगाएगा, यानी यहाँ पे गया, फिर ऊपर, फिर यहाँ पे आ गया, एक चक्कर। तो एक चक्कर में कितनी दूरी होती है, तो ये परिमाप हो गया, इसकी परिधि कितनी होती है। जैसे 125 तो ये हो गया, 125 ऊपर वाला हो गया, इसके सदों में बराबर है तो, और 115 इधर वाला और 115 इधर वाला, पूरे को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई को 2 से गुणा करेंगे, तो 125 और 115 को जोड़ेंगे तो पहले तो ये तो होता है 2 गुणा परिमाप, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 125 प्लस 115, तो 5 और 5 10 की, तो बिंदु हासिल की 1 2 और 1 3 रेख 4 और ये 1 रेख 2, मतलब 240 इसका परिमाप हो गया, 240 मीटर, यानी एक चक्कर लगाता है 240 मीटर होता है। अब इस 240 को यानी 10 चक्कर लगा 10 से गुणा करेंगे, और 10 से गुणा करेंगे तो ये तो एक बिंदु और लग जाएगी, तो 2400 मीटर हो जाएगा। और 2400 मीटर कौन से ऑप्शन में है, बे ऑप्शन में है, अर्थात 15वें में सही उत्तर होगा बे। 15वें में सही उत्तर क्या होगा, बे। तो इस प्रकार से अपन ने ये 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, अपनी OCR शीट तैयार हो गई है। इसमें सारे ऑप्शन, इस बात का विशेष ध्यान रखें, कोई क्वेश्चन गलत हो गया और अपन ने गलत लिख दिया तो उसको गलत रहने दीजिए, क्योंकि काटने पीटने से नंबर सही नहीं होगा उसका। OMR शीट है, OCR शीट है, इसमें अलग से काटा पीटे नहीं करेंगे, मोड़ेंगे नहीं, काटेंगे फाड़ेंगे नहीं इसको, क्योंकि तभी फ़ोटो साफ़ आएगी। अगले वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।